हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आज के द हिंदू में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को लेकर एक न्यूज़ आई थी कि कुछ दिन पहले हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि सीमाओं को स्थायी रूप से तभी सुरक्षित किया जा सकता है जब सीमावर्ती गांवों में देश की फिक्र करने वाले देशभक्त नागरिकों की बसावट हो और साथ में सीमावर्ती गांवों में विकास और संचार को बढ़ावा देने के लिए सीमा सुरक्षा बल से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रभावी क्रियान्वयन की बात कही। इस योजना का ऐलान 2022 में बजट भाषण के दौरान किया गया था। इस योजना का उद्देश्य चीन के साथ लगे भारत के सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। इसके तहत आवासीय और पर्यटन केंद्रों का निर्माण करना, सड़क निर्माण में सुधार और विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों का विकास करना भी शामिल है। लेकिन राइटर ने गृह मंत्री जी के स्टेटमेंट के विपक्ष में कुछ बहुत अच्छी बात कही कि सीमावर्ती क्षेत्रों को देश के बाकी हिस्सों के साथ मजबूती से जोड़े रखना एक मुश्किल चुनौती है और यहाँ एक संवेदनशील नजरिए की मांग करती है। सीमाएं साझा जातीय और सांस्कृतिक विरासत के लोगों को बांटती है और उन्हें देशों के बीच टकरार से कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही कूटनीतिज्ञों के लिए यहाँ एक बड़ा मामला हो, लेकिन उन पर देशभक्ति का अग्रदूत बनने की जिम्मेदारी भरी चुनौती नहीं लादी जानी चाहिए। फिर आज के लाइव मिनट का एक आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया था जो टैक्स रिफॉर्म से संबंधित था। इसमें बताया गया था कि भारत को निश्चित रूप से अपने राजस्व संग्रह के साथ साथ आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता है और इस संदर्भ में वेल्थ टैक्स लगाने पर चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाती है। आप जानते होंगे कि टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, जिसमें हम कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन हमें इस वेल्थ टैक्स की जरूरत क्यों है? इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में बड़े पैमाने पर धन का संचय हुआ है। लोगों के एक छोटे वर्ग के पास आर्थिक संपत्ति और संसाधनों के एक बड़े हिस्से तक पहुंच है जो लगभग पूरी तरह कर रहित है, यानी जिन पर टैक्स नहीं लगता। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस 2022 के अनुसार भारत की शीर्ष 10% आबादी के पास देश की 65% संपत्ति है और ऑक्सफैम की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे भारत के सबसे अमीर लोगों ने महामारी के दौरान अपनी संपत्ति को दोगुना कर लिया। लेकिन तथ्य ये है कि गंभीर वित्तीय और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारत के पास इस बढ़ती संपत्ति को प्रोडक्टिव रिसोर्सेस में चेंज करने का कोई साधन नहीं है जो रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है और बहुसंख्यकों की आय बढ़ा सके। कई लोग तर्क ये देते हैं कि धन अमीरों पर छोड़ दिया जाना बेहतर है क्योंकि वे सबसे अच्छे से जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। लेकिन इस बात के पर्याप्त एविडेंस नहीं है। हमने 19-20 में कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया, लेकिन इससे कोई ज्यादा फायदा हमें मिल नहीं पाया। इसके अलावा यहाँ न केवल इन्वेस्टमेंट जरूरी है बल्कि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि निवेश कहाँ किया जा रहा है। क्या यहाँ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि भारत में लगातार बेरोजगारी दर बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। ऐसे में कोई भी अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास और सामाजिक सामंजस्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लंबे समय तक ऐसी युवा बेरोजगारी दर का जोखिम नहीं उठा सकती। फिर इन्होंने इसके लिए कुछ सजेशन भी दिए कि हम इस समस्या से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारत को अपनी राजकोषीय नीति में बदलाव की जरूरत है और ऐसे उपायों को अपनाया जाए जो रोजगार के अवसर पैदा करे तथा छोटे छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादों की मांग को बढ़ा सके। इससे असमानता कम होगी और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। और इसके लिए हमें दो मोर्चों पर सार्वजनिक निवेश यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी। फर्स्ट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स में छोटे उद्यमियों की क्षमताओं को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के उपाय। सेकंड, आवश्यक सार्वजनिक
सार्वजनिक सेवाएं जो युवाओं के बीच क्षमता की वृद्धि सुनिश्चित करने के साथ साथ उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया करवाए। लेकिन फ्रेंड्स, इन चीजों के लिए पैसों की जरूरत भी पड़ेगी, तो इसके लिए भी इन्होंने एक उपाय बताया कि हम वेल्थ टैक्स को इम्पोज करके इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट की फंडिंग कर सकते हैं। प्रेजेंट में इंडिया के पास कोई वेल्थ टैक्स नहीं है और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज अर्जेंटीना, पेरू, बोलीविया ये सब वेल्थ टैक्स का यूज करने लगी है ताकि असमानताओं को कम किया जा सके। तो फिर इंडिया क्यों नहीं कर सकता? फिर एक न्यूज डिमोनेटाइजेशन को लेकर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन इस डिसीजन में एक न्यायाधीश ने अपनी अलग राय रखी और इसके विपक्ष में फैसला देते हुए उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि केंद्र सरकार के व्यापक अधिकार हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कानून के जरिए होना चाहिए, अधिसूचना जारी करके नहीं। इस फैसले का अर्थव्यवस्था और देश के नागरिकों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और इतने महत्वपूर्ण मामले में संसद को अलग नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वहां जनता का प्रतिनिधित्व करती है और यहाँ जरूरी है कि वहां इस मामले की चर्चा हो और वहीं इसकी मंजूरी मिले। इस न्यूज का यूज आप अपने इंटरव्यू में कर सकते हैं। फिर एक न्यूज मिलेट्स को लेकर थी कि हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि चावल और गेहूं की तुलना में मोटे अनाज कहीं अधिक स्वास्थ्यवर्धक है और हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी इसके उपभोग के प्रमाण मिले हैं। आप लोग जानना कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन कौन सी साइट्स से हमें मोटे अनाजों की जानकारी प्राप्त होती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।